प्रारंभ करते हैं आज का विषय। आज का विषय है आपका जन आंदोलनों का उदय और उनकी प्रकृति। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार से कितने प्रकार के जन आंदोलन होते हैं। उनमें मैंने आपको एक चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा दिया था और दल आधारित आंदोलनों के बारे में पढ़ा दिया था। आज मैं चल रहा हूं आपको पढ़ाने राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन, जो कि जन आंदोलनों की प्रकृति का ही एक अलग विषय है, एक विषय है। ये उस दिन की क्लास में छूट गया था। आज हम इसे पूरा करेंगे और समझेंगे कि क्या होते हैं राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन। आप सब जानते हो कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जिनमें राजनीतिक दलों का कोई भी योगदान नहीं होता। जैसे आपका किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो अपने आप को राजनीतिक आंदोलनों के साथ जुड़ने नहीं दे रहा था। क्योंकि अगर राजनीति उसके साथ जुड़ जाती है तो उसका उद्देश्य बदल जाता है, और सरकार उसे दबाने के लिए अपनी राजनीतिक ताकतों का प्रयोग करने लगती है। क्योंकि अगर आप राजनीतिक माहौल, राजनीतिक रूप से, अगर ये देखो जो आपका 1975 में जो आंदोलन विद्यार्थियों के द्वारा प्रारंभ किया गया गुजरात और बिहार में, उससे इंदिरा गांधी क्यों डरी? उनके डरने का सर्वप्रथम कारण यही था कि वो एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था। जिस कारण से इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता का खौफ होने लगा। इसीलिए उन्होंने उस आंदोलन को रोकने के लिए आपातकाल का सहारा लिया। तो यही चीज है, अगर कोई भी सामान्य आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में बदलता है तो सरकार हमेशा उसका विरोध करने पर उतर खड़ी होती है। तो अब हम चल रहे हैं पिछली क्लास में हमने समझ लिया कि राजनीतिक दलों से संबंधित आंदोलन किस प्रकार के होते हैं। अब हम चल रहे हैं राजनीतिक दलों से अलग आंदोलन को समझने, राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन। तो पढ़ते हैं। 70 और 80 के दशक में समाज के कई तबकों का राजनीतिक दलों के आचार व्यवहार से मोह भंग हुआ। आप सब जानते हैं कि आपके 70 और 80 के दशक में जनता त्राहिमाम हो गई थी। गरीबी से, बेरोजगारी से त्राहिमाम हो गई थी। अब उसे किसी भी राजनीतिक पार्टी पे भरोसा नहीं हो रहा था। इसीलिए अब वो अपने मुद्दों को उठाने के लिए किसी राजनीतिक दल की छतरी के नीचे जाने के लिए तैयार नहीं थी। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल उनका प्रयोग सत्ता प्राप्ति के लिए करते थे और सत्ता प्राप्ति के बाद वो भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते थे, जनता के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते थे। जैसे 2014 से पहले भाजपा जिस महंगाई की बात करती थी, जिस सिलेंडर की बात करती थी, जिस पेट्रोल की बात करती थी, जिस बेरोजगारी की बात करती थी, आज उसी बेरोजगारी, महंगाई पर अगर सवाल उनसे पूछा जाता है तो वो आपातकाल में चले जाते हैं, वो इंदिरा पे चले जाते हैं, वो नेहरू पे चले जाते हैं। समझ में आई बात? चुनाव से पहले तो उनको जनता का सहयोग चाहिए, लेकिन चुनाव के बाद जनता के मुद्दों को वो हवा में उड़ा देते हैं। इसीलिए जनता 70 और 80 के दशक में भी जनता त्राहिमाम हो गई थी। जनता राजनीतिक पार्टियों पे भरोसा नहीं कर पा रही थी अपने मुद्दों को उठाने के लिए। तो जनता ने प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को सशक्त किया और अपने बल पर अपनी सवालों को, अपने मुद्दों को उठाने का जिम्मा लिया और सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की। आगे सुनना।
इसका तात्कालिक कारण तो यही था कि जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग कुछ खास नहीं चल सका। 1977 में जब जनता पार्टी को देश की जनता ने सरकार सौंपी, जनता पार्टी ने सत्ता के लोभ में सरकार और जनता का ख्याल नहीं किया। जल्दी ही उनकी सरकार गिर गई। आप सब जानते हैं मोरारजी देसाई अपनी सत्ता को अस्थायित्व प्रदान नहीं कर पाए। गैर कांग्रेस इंदिरा हटाओ के नारे पे आए थे, लेकिन कुछ भी दिन वो टिक नहीं पाए। क्यों नहीं टिक पाए? क्योंकि उनके पास दूरदर्शिता नहीं थी। तो जनता जान गई थी कि इन पार्टियों में कोई दम नहीं है, इन पार्टियों में कोई दम नहीं है, ये हमारे मुद्दों को सही ढंग से कभी उठा नहीं पाएंगे। अगर हमें अपने मुद्दों को उठाना है तो हमें खुद सशक्त एकजुट होना पड़ेगा, सशक्त और एकजुट होना पड़ेगा, और हमें खुद सरकार के खिलाफ अपने मुद्दों को लेकर खड़ा होना पड़ेगा। आगे सुनना। का प्रयोग कुछ खास नहीं चल पाया और इसकी असफलता से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भी कायम हुआ था। लेकिन अगर कारणों की खोज जरा दूर तक करें तो पता चलेगा कि सरकार की आर्थिक नीतियों से भी लोगों का मोह भंग हुआ था। देश ने आजादी के बाद नियोजित विकास का मॉडल अपनाया था। इस मॉडल को अपनाने के पीछे दो लक्ष्य थे: आर्थिक समृद्धि और आय का समतापूर्ण बंटवारा। हमने प्लानिंग को क्यों अडॉप्ट किया था? कि तेजी से और कम से कम समय में देश का ज्यादा से ज्यादा विकास करेंगे और देश के विकास को समान रूप में सब में बांटेंगे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर। लेकिन उन उद्देश्यों की पूर्ति होते हुए दिखाई नहीं पड़ रही थी, जिस कारण से जनता में असंतोष का भाव बहुत अधिक बढ़ गया था। भैया, अगर गरीब को गरीब रहने दोगे तो क्या होगा? गरीब भी रोटी के लिए तड़पेगा, रोटी के लिए तड़पेगा तो वो आपके खिलाफ जरूर खड़ा होगा, क्योंकि उसके पास अब दो ही ऑप्शन है, या रोटी छीने या मौत को चूमे। तो वो पहला ऑप्शन ही चुनता है, रोटी छीनो भाई। रोटी छीनने के लिए जो करा जाए वो करूंगा मैं, रोटी छीनने के लिए जो करा जाए वो करूंगा मैं। और आज भी वही परिस्थितियां बन रही हैं, आज भी वही परिस्थितियां बन रही हैं। अगर आज भी बच्चों को देख लो, पेपर होता है, पेपर होने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है, और बच्चों को, जब बच्चे उसका विद्रोह करते हैं तो बच्चों की पीठ को लाठी से सजा दिया जाता है, लाठी से उनको धुन दिया जाता है कि तुम अपनी आवाज दबा के रखो, मैं जो सही कर रहा हूं सही कर रहा हूं। ये कहां से उचित है? ये कहां से उचित है? आप खुद बताइए। वो रोटी के लिए ही तो कह रहे हैं, वो एक बेहतर जिंदगी के लिए ही तो आपसे भिड़ रहे हैं। उनका तो कर्तव्य है ना, आपने ही तो दे रखी है अभिव्यक्ति की आजादी। अगर हमारे पास अधिकार नहीं होते तो हम आपसे सवाल नहीं करते। अब आपने अधिकार दिए हैं तो अधिकारों का हमें प्रयोग करने का भी अधिकार दें। आप समझ में आई बात? इस चीज को आप समझें, आज समझ लें इस बात को। आप इसके बारे में तीसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। आजादी के शुरुआती 20 सालों में अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय समृद्धि हुई, लेकिन इसके बावजूद गरीबी और असमानता बड़े पैमाने पर बरकरार रही। आर्थिक समृद्धि के लाभ समाज के हर तबके को समान मात्रा में नहीं मिले। जाति और लिंग पर आधारित सामाजिक असमानताओं ने गरीबी के मसले को और ज्यादा जटिल तथा धारदार बना दिया। शहरी औद्योगिक क्षेत्र तथा ग्रामीण कृषि क्षेत्र के बीच भी एक ना पाटी जा सकने वाली फाक पैदा हुई। समाज के विभिन्न समूहों के बीच अपने साथ हो रहे अन्याय और वंचना का भाव प्रबल हुआ। हमने अपनी आर्थिक नीति में इस बात को बहुत बड़े स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया कि हमारा देश
समानता की तरफ जाएगा, हमारा देश समानता की तरफ जाएगा। लेकिन जब देश का विकास होने लगा, देश में आर्थिक समृद्धि आने लगी, तो उस देश की आर्थिक समृद्धि का लाभ सबको नहीं मिल पा रहा था। वो असमानता अभी भी विद्यमान थी। अमीर लोग ही अमीर हो रहे थे, जैसे आज अमीर ही अमीर हो रहे हैं और गरीब अडानी और ऊपर आ गया। अडानी बनते जा रहे हैं और गरीब और गरीब होता जा रहा है। समझ में आई बात? अंबानी है फिर अमीर हो। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अडानी अंबानी अच्छी बात है और अमीर हो, लेकिन इस देश की गरीब जनता की भी थोड़ी भलाई हो। जहां वो एक दिन में 1 लाख रुपए की चाय पीते हैं, यहाँ अगर वो ही 1 लाख रुपए उस गरीब जनता को मिल जाए ना, तो उसका उद्धार हो जाए। 1 लाख रुपए यहाँ कुछ लोगों की वार्षिक आय होती है, पूरे साल भर की आय, और वो एक दिन 1 कप चाय 1 लाख रुपए पे खर्च कर देते हैं। तो ये अंतर है हमारे देश में आज भी अमीरी और गरीबी का। कितनी बड़ी खाई है। अब तो अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब आप खुद बताओ मुझे कि अगर इस तरह की असमानता रहेगी, देश में विद्रोह पनपेगा कि नहीं पनपेगा? जाहिर सी बात है, पनपेगा ही तो। है ना? और ये राजनीतिक पार्टियां अमीरों का ही साथ देती हैं, गरीबों का नहीं, क्योंकि उनको फंड मिलता है वहां से। समझ में आ गई बात? वोट मिलेगा, पैसों का। चुनाव आते रहेंगे, हाँ, यही बात तो समझने वाली है। इसीलिए तो ये हेडिंग डाली गई कि राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन। तभी तो जनता ने देखा कि ये सारे राजनीतिक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर हमें हमारे मुद्दे उठाने हैं तो हमें खुद सशक्त होना पड़ेगा, हमें खुद सशक्त होना पड़ेगा और हमें अपनी आवाज खुद उठानी पड़ेगी। बिना हम खुद सशक्त हुए हमारी बातों को कोई और नहीं रख सकता है। समझ में आई बात? आगे सुनो। राजनीतिक धरातल पर सक्रिय कई समूहों का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी राजनीति से उठ गया। ये समूह दलगत राजनीति से अलग हुए और अपने विरोध को स्वर देने के लिए इन्होंने आवाम को लामबंद करना शुरू किया। इस काम में छात्र तथा समाज के विभिन्न तबकों के राजनीतिक कार्यकर्ता आगे आए और मध्य वर्ग के युवा कार्यकर्ताओं ने गांव के गरीब लोगों के बीच रचनात्मक कार्यक्रम तथा सेवा संगठन चलाए। इन संगठनों के सामाजिक कार्यों की प्रकृति स्वयंसेवी थी, इसीलिए इन संगठनों को स्वयंसेवी संगठन या स्वयंसेवी क्षेत्र के संगठन कहा गया। तो उस समय बहुत से लोगों का राजनीति से मोह भंग हो गया। उनको ये पता चल गया था कि राजनीति उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेगी, इसीलिए उन्होंने खुद जमीनी तौर पर उतरने का फैसला किया और लोगों को लामबंद करना शुरू किया, लोगों को जोड़ना शुरू किया, जिनमें सबसे ज्यादा उनके साथ छात्र जुड़े और जो सरकार से प्रताड़ित थे, जो समाज से प्रताड़ित थे, वो लोग जुड़े और उन्होंने बड़े स्तर पर समाज में काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने समाज के लिए स्वयंसेवी संगठनों का निर्माण किया, जो किसी भी लाभ के लिए काम नहीं करते थे, सिर्फ सेवा भाव से काम करते थे, सेवा भाव से काम करते थे और जनता की भलाई के लिए जो हो सके, जो संभव हो, वो करने का प्रयास करते थे। आगे ऐसे स्वयंसेवी संगठनों ने अपने को दलगत राजनीति से दूर रखा। स्थानीय अथवा क्षेत्रीय स्तर पर ये संगठन ना तो चुनाव लड़े और ना ही इन्होंने किसी एक राजनीतिक दल को अपना समर्थन दिया। ऐसे अधिकांश संगठन राजनीति में विश्वास करते थे और उनमें भागीदारी भी करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने राजनीतिक भागीदारी के लिए राजनीतिक दलों को नहीं चुना। इसी कारण इन संगठनों को स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कहा जाता है। इन
इन संगठनों का मानना था कि स्थानीय मसलों के समाधान में स्थानीय नागरिकों की सीधी और सक्रिय भागीदारी राजनीतिक दलों की अपेक्षा कहीं ज्यादा कारगर होगी। इन संगठनों का विश्वास था कि लोगों की सीधी भागीदारी से लोकतांत्रिक सरकार की प्रकृति में सुधार आएगा। तो ये जो संगठन है ना, इन्होंने लोगों को जागरूक करने पर ज्यादा फोकस किया। इन्होंने लोगों को जागरूक करने पर ज्यादा फोकस किया कि सरकार हमारा कुछ नहीं करती। सरकार मतलब आप अपने आप को सशक्त करो, आप सरकार से प्रश्न पूछना प्रारंभ करो। ये सरकार आपके लिए है, ये सरकार आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। इन्होंने जनता में इतना मोटिवेशन भरा कि जनता फिर सरकार से प्रश्न पूछने लगी, और आज जो देश की स्थिति है, जो देश में इतना विकास है, वो उसी का परिणाम है। जब तक आप सरकार से पूछोगे नहीं, प्रश्न नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। आपको अपने प्रश्न करने आने चाहिए। कुछ लोग होंगे जो आपके प्रश्नों को भी गोलमोल करेंगे, लेकिन आपको आपके प्रश्न पूछने आने चाहिए। अगर आपको अपने प्रश्न पूछने आ जाएंगे ना, तो आप आधी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद कर लोगे। समझ में आई बात? आप अपनी समस्याओं का खुद ब खुद समाधान कर लोगे अगर आपको सही प्रश्न पूछने आ गए तो। इन संगठनों की इच्छा तो जरूर थी, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने आप को राजनीतिक समूहों में सम्मिलित होने नहीं दिया, क्योंकि अगर ये भी अपने आप को राजनीतिक तालमेल में बिठा लेते तो जनता इन पर भी वो विश्वास नहीं कर पाती। इसीलिए इन्होंने जनता को जागरूक करने में, जनता को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त करने में भागीदारी की, ना कि राजनीति में सीधे तौर पर उतरने। समझ नहीं बात? आगे सुनो। अब भी ऐसे स्वयंसेवी संगठन शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगातार सक्रिय हैं। बहरहाल अब इनकी प्रकृति बदल गई है। बाद के समय में ऐसे अनेक संगठनों का वित्त पोषण विदेशी एजेंसियों से होने लगा। ऐसी एजेंसियों में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सर्विस एजेंसियां भी शामिल हैं। इन संगठनों को बड़े पैमाने पर विदेशी धनराशि प्राप्त होती है, जिससे स्थानीय पहल का आदर्श कुछ कमजोर हुआ है। जहां पहले ये जो एजेंसियां थी, ये जनता के बीच में जनता के विषयों को लेकर काम करती थी, लेकिन आज इन एजेंसियों का मोटिव भी बदल रहा है। आज इन एजेंसियों का भी मोटिव क्या बन रहा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो आज ये एजेंसियां जैसे पहले कारगर थी ना, अब इनकी कारगरता, इनका काम थोड़ा कमजोर होता जा रहा है। जो पहले इनका काम था जनता की सेवा करना, जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से करना और जनता के विषयों को सरकार के सामने सशक्त रूप से प्रस्तुत करना, आज वो बहुत ही ढीला या कमजोर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब हम चल रहे हैं समझने एक बहुत ही विशेष आंदोलन को, एक बहुत ही खास आंदोलन को। इस आंदोलन का नाम है दलित पैंथर्स। ये बहुत ही खास आंदोलन है, ये बहुत ही ज्यादा विशेष आंदोलन है। ये वो आंदोलन है जिसने एक समुदाय को राजनीतिक स्तर पर उठाया है, जिसने उनके उचित स्थान को उनको प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये अंबेडकर के आदर्शों पे चलने वाला आंदोलन है। इसने एक वर्ग समूह को उनके अधिकारों का जो सही हिस्सा है उनको दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो चलिए समझते हैं क्या है ये दलित पैंथर्स। क्या है ये दलित पैंथर्स? मराठी के प्रसिद्ध कवि नामदेव ढसाल की इस कविता को पढ़िए। क्या आप बता सकते हैं कि इस कविता में आए अंधेरे की पथ यात्रा और सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर के क्या आदर्श हैं? अंधेरे की पथ यात्रा से संकेत दलित समुदाय की ओर किया गया है। इस समुदाय ने हमारे समाज में लंबे समय तक क्रूरतापूर्ण जातिगत अन्याय को भुगता है। कवि ने इस
समुदाय के मुक्तिदाता डॉक्टर अंबेडकर को इंगित करने के लिए सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर पद का प्रयोग किया है। और ये ऐसे ही आपके परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है। ये इतना सा कोड दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसका क्या अर्थ है और इन शब्दों के माध्यम से किसे इंगित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो यहां पर भी वही चीज समझाने की कोशिश की गई है। आप सब जानते हैं कि दलित समुदाय को कितने लंबे समय तक जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा था, और वो अंबेडकर ही हैं जिन्होंने उनको इस काले अंधेरे से निकाला था। इसीलिए अंबेडकर को सूरजमुखी कहा गया है, सूरज कहा गया है, सूरज का प्रकाश कहा गया है, दीपक कहा गया है, जिसने उनको इस अंधेरे से निकलने का रास्ता दिखाया, एक रोशनी दिखाई है कि चलो इस रोशनी को पकड़ो, इस रोशनी का हाथ पकड़ो, तुम्हें इस अंधेरे के मकड़जाल से निकाल दूंगा। आज उन्हीं के रास्तों पे चल के बहुत से दलित समुदाय के लोग बहुत ऊंचे पायदानों पर पहुंच गए हैं। आपने काशी राम जी का नाम सुना होगा, आपने मायावती का नाम सुना होगा, आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, कवि हैं। कभी मौका मिले तो उनकी आत्मकथा जूठन पढ़ना, उनकी आत्मकथा है जूठन पढ़ना, समझ में आ गई बात। और उनकी एक कविता है सलाम पढ़ना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है जातिवाद, क्या है जातिवाद। इस जातिवाद ने हमारे देश को किस प्रकार से बर्बाद किया है, ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप उस चीज को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे कि किस प्रकार से जातिवाद ने इस देश को विकास की राह में कितना पीछे किया है। इस देश को बर्बाद करने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो जातिवाद का योगदान है। समझ में आई बात। जितना धर्मवाद ने भारत को बर्बाद नहीं किया है, उससे कहीं ज्यादा जातिवाद ने भारत को बर्बाद किया है। समझ में आई बात। इस जातिवादी शोषण ने भारत को जितना आघात पहुंचाया है, उतना आघात किसी ने नहीं पहुंचाया। ये आपको यहां देखने को मिल जाएगा। अभी पढ़ूंगा तो सुनना ध्यान से, आगे सुनो। इस समुदाय ने हमारे समाज में लंबे समय तक क्रूरतापूर्ण जातिगत अन्याय को भुगता है। कवि ने इस समुदाय के मुक्तिदाता डॉक्टर अंबेडकर को इंगित करने के लिए सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर पद का प्रयोग किया है। महाराष्ट्र के दलित कवियों ने 70 के दशक में ऐसी अनेक कविताएं लिखी। आजादी के 20 साल बाद भी दलित समुदाय को पीड़ा के अनुभवों से गुजरना पड़ रहा था, और उनकी इस पीड़ा तथा आक्रोश की अभिव्यक्ति इन कविताओं में हुई। बहरहाल दलित समुदाय अपने लिए एक सुंदर भविष्य की आशा से भरा हुआ था, एक ऐसा भविष्य जिसे दलित समुदाय स्वयं अपने हाथों से गढ़े। आप सामाजिक आर्थिक बदलावों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के स्वप्न और हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों को एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने के उनके जुझारू संघर्ष की बातों को जान चुके हैं। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि दलित मुक्ति से प्रेरित अधिकांश जन रचनाओं में डॉक्टर अंबेडकर का वर्णन एक प्रेरणा पुरुष के रूप में मिलता है। आप सब जानते हैं कि अंबेडकर का दलित समुदाय में क्या स्थान है। अंबेडकर को दलित समुदाय भगवान मानता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने इनको उस अंधेरे के उस कोठरी से बाहर निकाला है ना, उस कोठरी से बाहर निकालने का रास्ता दिया है ना, जिस कोठरी से बाहर निकलने का उनको दूर दूर तक रास्ता कहीं दिखाई भी नहीं पड़ रहा, उस काल कोठरी से उन्होंने बाहर निकाला है। इसीलिए दलित लेखकों की कविताओं में आपको अंबेडकर जी बहुत ऊंचे पायदान पर देखने को मिलेंगे। उनको ईश्वर का प्रतीक माना गया है। तो आश्चर्य मत समझना, क्योंकि उनका काम ही दलित समुदाय के लिए कुछ ऐसा ही था। उन्होंने दलित समुदाय को
दलित समुदाय को समाज के उस तबके के अत्याचार से मुक्त कराने का रास्ता सौंपा जिसे आज हम क्या कहते हैं, भारत का संविधान कहते हैं। आज अगर उनके साथ कोई किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव करता है तो आज उसे संविधान न्याय के माध्यम से ऐसा दंड देगी कि उन्हें वो भेदभाव करने का पुनः साहस नहीं होगा। तो आप जान लो शिक्षा कितना बड़ा बल है। शिक्षा में जितना बल है ना उतना बल किसी में नहीं है, ये समझ लो। और शिक्षा ही वो माध्यम है जो आपको आपकी समस्याओं से मुक्त करा सकता है। इस बात का प्रतीक है। अगर अम्बेडकर पढ़े नहीं होते तो वो दलित समुदाय के इतने बड़े नेता नहीं बने होते। तो आप जान लो शिक्षा आपको आपकी कठिनाइयों से निकाल सकती है, आपकी हर समस्या का वो निदान कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक जागरूक होना पड़ेगा। आप अपनी किताबों को पढ़ें तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, और नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं पता चल पाएगा। आपने कभी इसको इतनी बारीकी से पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया है। चलिए आप समझते हैं दलित पैंथर का उदय कैसे हुआ। ये जो दलित पैंथर बना है इसके बनने का क्या कारण है। आप सब जानते हैं कि हमें 1947 में आजादी तो मिल गई, लेकिन ये आजादी, ये संविधान जो बन के 1950 में लागू हो गया, वो इतनी जल्दी समाज में जो व्यक्त असमानताएं थी उसको समाप्त करने में इतना प्रखर तरीके से नहीं चल पा रहा था। तो उसको प्रखर तरीके से स्थापित करने के लिए दलितों ने खुद अपने ऊपर अपना जिम्मा उठाया। अपनी समस्याओं का जिम्मा खुद ब खुद सबको उठाना पड़ेगा, तभी आपकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। आपको आपके अधिकार दिए जा सकते हैं, लेकिन आपको आपके अधिकार खुद ग्रैब करने पड़ेंगे। आपके सामने मैं खाना ला के रख सकता हूं, लेकिन खिला नहीं सकता, खुद ही खाना होगा, आपको खुद खाना पड़ेगा। तो वही संविधान में अधिकार तो अम्बेडकर देकर चले गए, लेकिन उन अधिकारों को प्राप्त करने का काम आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे आप संविधान का बात कर रहे हो, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारा जो देश है धर्म निरपेक्ष की पंथ निरपेक्ष देश, दोनों चीजें हैं हमारा देश। इसमें अंतर क्या है, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष? देखो, धर्म निरपेक्ष का मतलब हमारे देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। हमारा देश कोई भी किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव किसी भी नागरिक के साथ नहीं करता। हर धर्म को लोग, हम हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का अनुयायी हो, हम उसके साथ समान बर्ताव, समान अधिकार, सब कुछ एक जैसा प्रदान करते हैं। समझ में आई बात? ये है धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का अर्थ, कि हमारे पथ में किसी भी धर्म का अनुसरण नहीं है। हम किसी भी धर्म के अनुसार नहीं चलते। हम हमेशा अपने संविधान के अनुसार अपनी राजनीति को चलाते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम आपके उचित विचारों को नहीं मानेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर मानेंगे। बोलो भाई, वो जो बागेश्वर धाम वाले बाबा बोल रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, क्या सही है? देखो, वो उनकी इच्छा है, उस पर मैं टिप्पणी करूंगा, वो उचित नहीं है। वो मुझसे बहुत बड़े हैं, समझ में आई बात? वो मुझसे बहुत बड़े हैं, एक्सपीरियंस उनके पास मुझसे ज्यादा है, उम्र में थोड़ा बहुत 10 साल का अंतर बहुत बड़ी चीज है। फिर भी आप 26 साल के, अरे कोई बात नहीं, वो 26 साल असली तो नहीं होगी ना, ठीक है? आपको इनकी असली उम्र नहीं पता ना, मुझे पता है। उसके बारे में देखो, हिंदू राष्ट्र बनाना आज के टाइम पे संभव नहीं है। अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाने चलेंगे ना, आप हिंदू विचारधारा जरूर स्थापित कर सकते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। इसके ऊपर ओबीसी ने भी बोला है, ठीक है, कि आप संविधान को नकार नहीं। मैं खुद कह रहा हूं, हम हिंदू विचारधारा जरूर स्थापित कर सकते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं स्थापित कर सकते। जनता, क्योंकि अगर हम वो करने चल पड़े ना,
तो हमें सिर्फ हिंदुओं को मुसलमानों को के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, सिखों के साथ भी होगा, सिखों के साथ भी होगा, जैनियों के साथ भी होगा, बौद्धों के साथ भी होगा, पारसियों के साथ भी होगा, ईसाइयों के साथ भी होगा। कितना हम लड़ेंगे बताओ? लड़के हम इस देश को खत्म करना चाहते हैं क्या? अच्छा भैया फिर एक वैचारिक स्तर पे आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन हाँ वैचारिक स्तर पर आप हिंदू राष्ट्र निर्मित कर सकते हो, लेकिन वास्तविक स्तर पर नहीं, मानव के स्तर पर नहीं। विचार सबके बदले जा सकते हैं, और विचार बदल दोगे तो सब कुछ बदल जाएगा अपने आप ही। जबरदस्ती कभी कुछ मत करो किसी के साथ। हाँ बोलो, अब आप भी बोलो। जैसे अमेरिका है, कनाडा है, बाकी जो क्रिश्चियन कंट्रीज है उसमें भी तो इंडियन मतलब हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। हाँ तो वही चीज है, तो वही कॉन्फ्लिक्ट होता है। वहां क्यों कॉन्फ्लिक्ट होगा? वहां अगर आप कॉन्फ्लिक्ट करोगे आपको देश से बाहर निकाल देंगे, जो करना है कर लो। माइनॉरिटी में है ना वहाँ पे, समझ में आई बात? आपकी कितनी संख्या है वहां पर? हिंदू कितने हैं? 50,000, 1 लाख? नहीं, 5-6 लाख के आसपास। 5-6 लाख है ना, बस इतने ही है। और क्रिश्चियंस कितने? करोड़ों में है वो तो। हाँ? 2 करोड़ के। अगर आप वो पहली बात, अमेरिका एक अलग देश है। अमेरिका हमारा देश नहीं है, और हमसे भी काफी विशाल है वो, है ना? ताकत उसके पास जितनी है, उसकी आर्थिक ताकत के आगे सारे धर्म झुक जाते हैं। ये पैसा जब आता है ना, सारा धर्म झुक जाता है। वहां जाके हिंदुत्व की बात नहीं करता, वहां सिर्फ पैसे की बात करता है। वहां मुसलमान इस्लाम की बात नहीं करता, वहां गड्डी की बात करता है। गड्डी उसके लिए सबसे पहले प्राथमिकता बन जाती है। समझ में आ गई बात? वहां सबसे बड़ी चीज है पैसा। वहां का जो लाइवलीहुड है, जो वहां का लिविंग स्टैंडर्ड है ना, वो उसे अपने देश में नहीं मिलता। अगर उसे अपने देश में वही लिविंग स्टैंडर्ड मिल रहा होता तो वो क्यों जाता वहां पर? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। समझ में आ गई बात? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब पैसा आ जाता है ना, रुपये की बात आ जाती है ना, सारा मुद्दा तब जाता है, सारा मुद्दा तब जाता है। ये बात जान लो, ये आपके देश में भी अप्लाई होता है। जी भैया, समझ में आई बात? अच्छा मैंने आज एक बात बताओ, अब आपके एरिया में एक मुसलमान व्यक्ति सबसे बेहतरीन खाने की पकवान की दुकान चलाता है, और उसी के बगल में एक हिंदू है जिसकी खाने की दुकान अच्छी नहीं है, मतलब उसके खाने में गुणवत्ता नहीं है, और आपको खाने का बहुत शौक है, तो आप किसके पास जाओगे? मुस्लिम आप धर्म तो नहीं देखोगे ना खाने के मामले। व्यापार के मामले में यही होता है, व्यापार में धर्म नहीं देखा जाता। व्यापार में देखा जाता है तो क्या देखा जाता है? पैसा। क्या पहले व्यापार क्या? अब आपको मैं यही बता देता हूं, सुनना ध्यान से। क्या पहले दलित समाज के हाथ से जो रोपे गए खेत थे, उनमें उगने वाले अनाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं खाते थे? खाते थे ना, लेकिन उनको पानी अपने घड़े से देने में बहुत कतराते थे। इसी का कारण है ये दलित पैंथर, इसी का कारण है अंबेडकर। समझ में आ गई बात? इसी का कारण है। और आज भी जातीय भेदभाव हमारे देश में चल रहा है, और उसी का कारण है हमारे देश का विकसित ना हो पाने की ओर ना बढ़ पाने। क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी मतभेद है, वैचारिक मतभेद है, ये जातीय भेदभाव नहीं है। मैं मानता हूं अमेरिका में रंग भेद है, लेकिन जातीय भेद नहीं है। प्रोटेस्टेंट्स और नॉर्मल वाले कैथोलिक जो होते हैं उनमें होता है। हाँ होता है, वो वैचारिक है, वो वैचारिक भेदभाव है। समझ में आई बात? उसे हम आइडियोलॉजिकल डिफरेंस कहेंगे। और हमारे देश में तो इंसान के साथ इंसानियत का भी व्यवहार नहीं होता, इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। वो सबसे बड़ा भेदभाव है। अमेरिका में भी भेदभाव है, मैं मानता हूँ, वहां नस्ल के आधार पर भेदभाव है, लेकिन हमारे देश जैसा भेदभाव नहीं है। हमारे में धर्म, जाति, हर चीज का भेदभाव है। हमारे यहाँ पर काला गोरे का तो उतना नहीं है, लेकिन जाति का जितना भेदभाव है ना, उतना भेदभाव किसी का भी नहीं। आगे सुनना। अब हम समझते हैं दलित पैंथर का उदय क्यों हुआ। मैंने आपको कारण बताई थी। आजादी के बाद भी उनको उनके अधिकार जो बाबा साहब उनके लिए संविधान में लिखे गए थे, वो उनको मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे थे।
तो उन्होंने तय कर लिया कि हमें हमारी खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, और उसके लिए उन्होंने अपना खुद का एक संगठन तैयार किया जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? दलित पैंथर। सुनना ध्यान से। 7वें दशक की शुरुआती सालों से शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने हक की आवाज उठाई। इनमें ज्यादातर शहर की झुग्गी बस्तियों में पलकर बड़े हुए दलित थे। दलित हितों की दावेदारी के इसी क्रम में महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स बना। आजादी के बाद के सालों में दलित समूह मुख्यतः जाति आधारित असमानता और भौतिक संसाधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। वे इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में जाति आधारित किसी भी तरह के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी दी गई है। आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय की ऐसी ही नीतियों का कारगर क्रियान्वयन इनकी प्रमुख मांग थी। ये क्या चाहते थे कि जो संविधान में हमको मिला है वो हमें वास्तविक रूप में मिलना चाहिए। वो नहीं मिल रहा था, इसीलिए इन्होंने अपना एक सशक्त संगठन बनाया और अपने हकों को लेने के लिए अपने लिए खुद रास्ते पर उतर पड़े कि अब हमें जो हक हमारे बाबा साहब ने हमें संविधान में दिलाया है वो हक आप किसी भी कीमत पर हमसे छीन नहीं सकते। वो हक हम आपसे लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आगे सुनना। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने इसके अंतर्गत 60 और 70 के दशक में कानून बनाए। इसके बावजूद पुराने जमाने में जिन जातियों को अछूत माना गया था उनके साथ इस नए दौर में भी सामाजिक भेदभाव तथा हिंसा का बर्ताव कई रूपों में जारी रहा। दलितों की बस्तियां मुख्य गांव से अब भी दूर होती थी। दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते थे। जातिगत प्रतिष्ठा की छोटी मोटी बात को लेकर दलितों पर सामूहिक जुल्म ढाए जाते थे। दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न को रोक पाने में कानून की व्यवस्था ना काफी साबित हो रही थी। दूसरी तरफ दलित जिन राजनीतिक दलों का समर्थन कर रहे थे जैसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वे चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो पा रही थी। ये पार्टियां हाशिए पर रहती थी। चुनाव जीतने के लिए इन्हें किसी दूसरी पार्टी के साथ गठजोड़ करना पड़ता था। ये पार्टियां लगातार टूट की भी शिकार हुई। इन वजहों से दलित पैंथर्स ने दलित अधिकारों की दावेदारी करते हुए जन कार्रवाई का रास्ता अपनाया। भैया इस समय जो ये सब हो रहा था दलित पैंथर का, जो अम्बेडकर जी थे साथ में थे उस समय? कहाँ थे? वो बहुत पहले निपट गए थे। अगर ये पहली आवाज उठा रहे तो इनके संगीत होता ही नहीं। क्या अगर पहली आवाज उठा रहे थे? वही तो बात है ना, जब आपके पास शिक्षा नहीं होती ना, आप अपनी बातों को तर्क संगत रूप में रख नहीं पा रहे। शिक्षा आपको तर्क संगत रूप में बात करने का अधिकार देती है। बोलो भैया, आप जैसे आपने पढ़ते हुए बोला कि आज भी मतलब कहीं क्या हुआ, बोलो। आज भी मतलब कहीं जगह होता है ये, कहीं जगह नहीं, बहुत जगह भाई, गांव में आज आपका गांव आप कहाँ से? तो वैसे ही मिश्रा हूँ। आप कहाँ से हो? बिहार से हो ना? हाँ। तो मैं बताने चल रहा था, एक जहानाबाद करके एक सीरीज आई है, एयरटेल एक्सट्रीम पर है। जहानाबाद नाम की एक सीरीज है, उसका जहानाबाद एयरटेल एक्सट्रीम पर है, सोनी लिव की है। जाना और देखना, आपको पता चल जाएगा कि क्या है जातिवाद, क्या है जातिवाद। हाँ बोलो यश। भैया अभी पेपर चल रहे हैं, बाद में देखेंगे। आराम से देखना, ठीक है? देखना और आपको पता चलेगा कि क्या है छुआछूत और क्या है जातिवाद। समझ में आई बात? गांव के स्तर पे भैया। और आपने अगर महारानी देख रखी हो तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। वो भी सोनी लिव की है। गोविंदा की
हाँ, नहीं मैं भी सोच रहा हूँ महाराजा गोविंद महारानी महारानी कोई महारानी ठीक है। उसमें भी आपको जातिवाद का असली स्वरूप देखने को मिल जाएगा। और आप सब देखो, आप जानते हो कि आज भी जातिवाद है, भैया बिल्कुल नहीं है। ये आप नकार नहीं सकते। और आज भी गांवों में जो दलित समुदाय है उनके साथ भेदभाव होता है, वो हमेशा पीछे ही रहते हैं। समझ में आई बात? वो होता है तो होता है, इसे मैं नकार नहीं सकता। आज भी वो शिक्षा के क्षेत्र में उतने आगे नहीं निकल पाए जितना की बात होती है। आज भी उनको प्राकृतिक संसाधनों में उतना हिस्सा नहीं मिला है जितना उनको मिलना चाहिए। जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तब तक वो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? और इसी चीज को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना एक संगठन बनाया, दलित पैंथर्स बनाया। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल उनकी आवाज को नहीं उठा पा रहे थे। जिन राजनीतिक दलों का वो समर्थन कर रहे थे वो राजनीतिक दल सत्ता में नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि राजनीतिक दलों को सत्ता में आने के लिए क्या चाहिए? बहुमत चाहिए। और एक समुदाय के वोटों से कोई भी दल बहुमत में नहीं आता। समझ में आई बात? एक समुदाय के वोटों के बल पर कोई भी दल बहुमत में नहीं आता। इसीलिए उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर हमें अपनी आवाज को उठाना है तो हमें राजनीतिक पार्टियों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें अपनी आवाज को उठाने के लिए खुद सड़क पर उतरना पड़ेगा, तभी चलकर हमारी आवाज उठ पाएगी। आगे सुनना गतिविधियां, इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए भारत में क्या क्या किया, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से। महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार से लड़ना दलित पैंथर्स की अन्य मुख्य गतिविधि थी। दलित पैंथर्स तथा इसके धर्म संगठनों ने दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर लगातार विरोध आंदोलन चलाया। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने 1989 में एक व्यापक कानून बनाया। इस कानून के अंतर्गत दलित पर अत्याचार करने वाले के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया। दलित पैंथर्स का बृहत्तर विचारधारात्मक एजेंडा जाति प्रथा को समाप्त करना तथा भूमिहीन, गरीब, किसान, शहरी, औद्योगिक मजदूर और दलित सहित सारे वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करना था। समझ में आ गई? इनका क्या काम था? जो लोग वंचित हैं, जो लोग यतीम हैं, उनको उनका हक दिलाना। और आप भी अपने हकों से वंचित हो जाओगे अगर नहीं पढ़ोगे तो। जो पीछे पीछे मजे मार रहे हो ना, पीछे पीछे मजे ही मारते रह जाओगे, पहले बता दे रहा हूं। मेरा काम है समझाना, और ना समझना आपका काम है। समझना भी आपका काम है और ना समझना भी आपका काम है। समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तब भी बढ़िया। समझ में बात? आज आपको शिक्षा का महत्व तो नहीं पता चल पाएगा। जैसे उन्होंने कहा ना कि भैया वो उस समय उन्होंने शुरू में विरोध क्यों नहीं किया? शुरू में भी विरोध करने के लिए आपके पास तर्क होने चाहिए, थॉट्स होने चाहिए। किस हिसाब से मैं तुम्हारी बात को काटूं, काटने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। समझ में बात? ताकत से ही ताकत को डिफीट किया जा सकता है, बुद्धि को बुद्धि से ही हराया जा सकता है, बल से नहीं हराया जा सकता। समझ में बात? बुद्धि के बल को बुद्धि के बल से ही हराया जा सकता है, शारीरिक बल से नहीं हराया जा सकता। ये बात जान लो आप। तो उस समय उनके पास बुद्धि बल नहीं था, इसीलिए वो शोषण को सहते गए और एक ऐसे अंधेरे कमरे में चले गए जहां कोई भी रोशनी का दीपक दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो कहीं 2000 सालों के बाद एक अम्बेडकर नाम का दीपक जला, जिसने उनके लिए ये रास्ता निकाला। समझ में आई बात?
तो इन्होंने अपने अधिकारों को बचाने के लिए कुछ इस प्रकार की गतिविधियां की। इस आंदोलन से पढ़े लिखे दलित युवाओं को एक मंच मिला जहां वे अपनी सर्जनशीलता का उपयोग प्रतिरोध की आवाज बनकर कर सकते थे। इस दौर में अनेक आत्मकथाएं तथा अन्य साहित्य रचनाएं प्रकाशित हुई। इन रचनाओं में दलित लेखकों ने जाति प्रथा की क्रूरता की जबरदस्त मुखालफत की। भारतीय समाज के सबसे दबे कुचले तबके के जीवन के अनुभव इन रचनाओं में दर्ज थे। इन रचनाओं से मराठी भाषा के साहित्य में जबरदस्त हिलोर उठी। साहित्य का दायरा अब ज्यादा विस्तृत हुआ। उसमें समाज के विभिन्न वर्गों की नुमाइंदगी हुई और संस्कृति के धरातल पर एक टकराहट की शुरुआत हुई। आपातकाल के बाद के दौर में दलित पैंथर्स ने चुनावी समझौते किए, उसमें कई विभाजन भी हुए और यह संगठन राजनीतिक पतन का शिकार हुआ। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन ने दलित पैंथर्स की अवनीति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति की। ये जो दलित पैंथर था, ये अपनी आकांक्षाओं के सामने हार गया। कहते हैं ना, जब आपके घर में ही दलगत राजनीति स्टार्ट हो जाएगी ना, तो आपका घर एक दिन टूट जाएगा। तो दलित पैंथर भी टूट गया। इसमें भी भेदभाव पैदा हो गया, इसमें भी मतभेद पैदा हो गया और इसी मतभेद ने दलित पैंथर को कमजोर करके तोड़ दिया और उसकी जगह एक नए संगठन ने ली। और उस संगठन का नाम क्या था? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन, बॉम्ब सेफ। ये याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम आगे के विषयों को समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।